जी जनाब। आवाज आ रही है? जी सर जी। जी सर। वो मेरे पास रिस्क का स्टैंडर्ड खुल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला हो गया उसके साथ। अलबत्ता सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है ना। नहीं, वो है तो सही मेरे पास, लेकिन वो पता नहीं खुल नहीं रहा। कोई मेमोरी कम पड़ रही है, क्या चक्कर है। एक मिनट में भी ट्राई करता हूँ। मटेरियल जितना भी अवेलेबल है ना, वो 6 एडिशन, वो पिछले वाले एडिशन पे बनाया हुआ है लोगों ने। जी जनाब, यासर मौजूद है आप? जी सर, मैं इधर ही हूँ। ओके, गुड। अच्छा, ये जो मोटा सबसे बड़ा पोर्शन था वो तो हमने निकाल दिया। अब हमारा सिर्फ वो रिवीजन वाला पोर्शन पड़ा हुआ है जो पीएमबीओके से निकाला हुआ है हमने। ये अपेंडिक्स X5 आप अपने तौर पे भी देख लीजिएगा। अभी तो हमने काफी जल्दी जल्दी में इसे कवर किया है। और एक चीज मैं और दिखाना चाह रहा था कि उसमें मैं उसके टूल्स को भी एक नजर डाल लूं, मगर वो टूल्स खुल नहीं रहे। चले हम इधर से चलते हैं। अच्छा जी, मैं एक दफा यहां से चलता हूं। यही था, हाँ यही था। ये तो खैर आपको डेफिनेशंस बताने की तो जरूरत नहीं है, अब नजर आ रहा है ना ये। ओके, डेफिनेशंस हम कई बार दोहरा चुके हैं, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली आई कंपेयर्ड इट विद जो हमारे पास डिफरेंट मीडिया है इंटरनेट के ऊपर, कि रिस्क को वो कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने ये देखा कि रिस्क को यूजुअली जो लोग डिफाइन करते हैं वो नेगेटिवली ही डिफाइन करते हैं। वो जो पीएमबीओके वाली डेफिनेशन है या जो रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, वो अमूमन लोग नहीं समझते। रिस्क को लोग कहते हैं जी पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग, हार्म, लॉस, डेंजर। नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव। या a factor, thing, element or course involving uncertain danger, hazard or danger or probability of loss to an insurer, amount that an insurance company stands to lose। तो मतलब ये है कि फ्री डिक्शनरी तो यही कह रही है कि रिस्क कोई बहुत ही गुनाहगार चीज है। फिर विकिपीडिया से मैंने देखा इसको, रिस्क मैनेजमेंट को, वो थोड़ी सी सेंसिबल बात उसने की। रिस्क मैनेजमेंट कहता है जी आइडेंटिफिकेशन होती है, असेसमेंट होती है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिस्क होता है। ये किसके कह रहा है? अकॉर्डिंग टू ISO 31000।
as the effect of uncertainty are on objectives, whether positive or negative। यहाँ कम अज कम हमें हौसला मिला कि आईएसओ भी वही बात कह रहा है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि रिस्क पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और वो कुछ अनसर्टेनिटी इंपोज करता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और पीएमबीओ के प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को स्कोप, टाइम और कॉस्ट कहती है। Followed by coordinated and economical application of resources to minimize, monitor, control the probability and the impact of the unfortunate event। अब वो फिर अनफॉर्चुनेट इवेंट कह के सारे किए किराए पे मिट्टी पा दी उसने कि हमेशा अनफॉर्चुनेट तो नहीं होता। हाँ, आगे लिखा है उसने, आर टू मैक्सिमाइज द रियलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। रिस्क कैन कम फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, प्रोजेक्ट फेलियर्स, लीगल लायबिलिटीज, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली जो फाइनेंशियल रिस्क होता है ना, वो अमूमन नेगेटिव ही होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं होती। Natural causes and disaster as well as deliberate attacks from an adversary। ओके, पीएमबीओ के पीएमआई वालों ने जब प्रैक्टिस गाइड स्टैंडर्ड बनाया तो उनका ख्याल था कि जो मेन नॉलेज बेस है वो तो इल्म है जो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट पे मुख्तलिफ किताबों की सूरत में या मटेरियल की सूरत में है, उसके टॉप के ऊपर बैठी हुई है अ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, जो सारी प्रोसेसेस को डिफाइन कर रही है, और जो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं अबाउट द रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क, वो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट रिस्क हैंडल करेगा। लेकिन चूंकि अब सिचुएशन बदल गई और पीएमआई को भी समझ आ गई कि दिस इज बियॉन्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क जिस तरह प्रोजेक्ट के अप्लाई करता है इस तरह प्रोग्राम पे भी करता है, पोर्टफोलियो पे भी करता है, तो रिसेंटली दे हैव कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जनाब आपके रिस्क की डेफिनेशन फ्रॉम अ गाइड टू पीएमबीओ के। प्रोजेक्ट रिस्क एन अनसर्टेन इवेंट आर कंडीशन दैट इफ इट अकर्स हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। और इसी तरीके के साथ मैक्स वाइडमैन की किताब को मैंने बहुत रेफर किया आपको। वो कहता है प्रोजेक्ट रिस्क इज अ कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ अनसर्टेन अकरेंसेस एडवर्सली अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे चूंकि उस जमाने में ये नेगेटिविटी ही की बात पैदा हो रही थी, तो उसने सीधा नेगेटिव बात की, एडवर्सली अफेक्टिंग दी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। वो इसको पॉजिटिव कह ही नहीं रहा, लेकिन आगे जाके वो अपनी किताब में लिखता है पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपॉर्चुनिटी कहता है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट को वो रिस्क ही कहता रहता है। एनीवेज जो भी है, हम तो उससे लर्न कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो बुनियादी हैं वो तो स्कोप, टाइम और कॉस्ट हैं, लेकिन कभी कभी क्वालिटी को भी हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में शामिल करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि तीन जो स्कोप, टाइम और कॉस्ट हैं, सिर्फ इनका ही बेसलाइन बनता है, क्वालिटी का कोई बेसलाइन नहीं होता। ओके जी, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेस कंसर्न विद कंडक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, रिस्पॉन्स एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। और इसका मकसद वही बात जो हम पीएमबीओके में भी पढ़ते आए हैं कि जो अच्छे इवेंट हैं, जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके होने की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को बढ़ाया जा सके, और जो बुरे इवेंट हैं, जो नेगेटिव हैं, जो थ्रेट हैं, उनको उनके होने के चांसेस को घटाया जा सके, मतलब उनके प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट दोनों को घटाया जा सके। कॉर्पोरेट डिसीजंस शुड बी टेकन इन एन एनवायरनमेंट ऑफ टोटल सर्टेनिटी। मतलब लाजमी बात है कि जब आप कोई फैसला लेना चाहेंगे तो हकायक की बुनियाद पर लेना पसंद करेंगे। टोटल सर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ हकायक में होती है, बात खत्म। तो एक हद तक वो जो हमने इस किताब में पढ़ा था कि जी नॉन नोन और स्टैंडर्ड, जो नया वाला स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि नॉन नोन तो फिर रिस्क ना हुआ ना। ये वही बात कर रहा है कि टोटल सर्टेनिटी का मतलब है कि वो तो रिस्क है ही नहीं है, उसमें तो सब कुछ पता है, वहां पे तो डिसीजन लिए जा सकते हैं। ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मेकिंग द डिसीजन एंड द आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड विद अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। जब इतना ही हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो जनरली रीटा मलके ही ये कहती है कि अगर ये जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है ये 80% से बढ़ जाए तो उसको 100 ही समझें, 100% ही समझें। अगर आपको इतना यकीन है कि 80% चांसेस हैं ये चीज हो जाएगी,
तो फिर आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं करते? फौरन करें। दैट मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एक्टिविटी। जो चीज 80% या इससे ज्यादा आपको सर्टन है कि ये होगी, तो समझ लें कि वो तो होगी। लेकिन जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है, हम तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारे रिस्क। तो मोस्ट डिसीजंस आर टेकन विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब आप 80% को तो कंप्लीट ही समझे, इससे कम जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अननोन इन इट, एंड देयरफॉर दैट गिव्स राइज टू अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी फर्क है, जो कि हमारे नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, नए स्टैंडर्ड में हम कह रहे हैं कि अगर टोटल अनसर्टेनिटी हो तो अननोन अननोन है, अगर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हो तो इधर नोन अननोन है या अननोन नोन है, ये बात। और टोटल सर्टेनिटी को, नोन नोन को कहता है कि वो तो रिस्क ही नहीं है। लेकिन जो प्रीवियस वर्जन था उसके अंदर हम ये तीन चीजें पढ़ते थे, टोटल सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड टोटल अनसर्टेनिटी, और इसको हम तीन ग्रेड्स पे रखते थे। ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल, परसुइंग अपॉर्चुनिटीज विद इन देयर स्पेक्ट्रम ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज देखती है उसको एक्सप्लॉइट करके अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करती है। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज रिस्क। प्रोजेक्ट्स आर टिपिकली लॉन्च टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। प्रोजेक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो मकासद हासिल करने होते हैं उनके लिए वो जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं वो प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल किया जा रहा है, या प्रोजेक्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, या एक बड़ा पोर्टफोलियो से मैनेज कर रहा है, लेकिन अंदर की बात यही है कि जो जो लोएस्ट लेवल पे विच मेक्स इट हैपन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इज द प्रोजेक्ट। द होल पॉइंट ऑफ अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट इज टू अचीव आर इस्टेब्लिश समथिंग न्यू। कुछ नया करना है, कोई वेंचर करना है, कोई तब्दीली लेके आनी है, कोई चांसेस लेने हैं, कोई रिस्क लेना है। रिस्क हैज ऑलवेज बीन एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क आप देख सकते हैं ऑपरेशन से डिफरेंट है। ऑपरेशन में रिस्क नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि होता है तो बहुत कम होता है। लेकिन वो क्यों कम होता है? क्योंकि हम उसको बार बार कर चुके होते हैं, सदियों से कर रहे हैं, लिखे हुए प्रोसीजर्स हैं, उनसे कुछ तो दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन इतना रेपिटेटिवली हमने उस काम को किया है कि हम तो उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन ये जो काम हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट वाला, ऐसा तो कभी कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारा इसमें तजर्बा भी नहीं है, हमारा हाथ भी नहीं साफ, और इस बात का कभी इम्कान है कि कुछ भी हो सकता है, और वो जो कुछ भी होना है वो रिस्क है। अच्छा, रिस्क टेकिंग को हैज एज्यूम्ड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर प्रोपोर्शंस। लाजिमी बात है, कुछ नया करना है तो पंगा तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं कि डू यू वांट टू गो ब्लाइंड, आर यू वांट टू बी मोर प्रोएक्टिव एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ हमारा तो जवाब इस सवाल का सिंपल सा ये है कि वी डोंट वांट टू टेक रिस्क्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम। नो ब्लाइंड रिस्क टेकिंग। वी डोंट वांट टू बी रिस्क टेकर्स इन द सेंस। मदर बनने का हमें शौक नहीं है। हम अक्लमंदी के साथ, प्रोएक्टिविटी के साथ रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब जानते बूझते हुए कैलकुलेटेड रिस्क लेना, दिस इज व्हाट एन इंटेलिजेंट पर्सन वुड डू। रिस्क टेकिंग हैज assumed significantly greater proportions. अनसर्टेनिटी, अपॉर्चुनिटी और रिस्क। रिस्क को हम थ्रेट कहते हैं, अपॉर्चुनिटी को हम पॉजिटिव रिस्क कहते हैं, या अच्छा, अब ये जुबान जो है ये मैक्स वाइडमैन की इस्तेमाल हुई है, इसलिए यहां ऐसा लग रहा है। देखें, कहते हैं अपॉर्चुनिटी को अलग ट्रीट किया, रिस्क को अलग ट्रीट किया, जबकि अपॉर्चुनिटी भी तो एक तरह का पॉजिटिव रिस्क है ना। उसने ये नहीं कहा कि अपॉर्चुनिटी इज अ पॉजिटिव रिस्क एंड थ्रेट इज अ नेगेटिव रिस्क। उसने कहा अपॉर्चुनिटी इज समथिंग पॉजिटिव एंड रिस्क इज अ थ्रेट। नेगेटिव को ही ले लिया उसने। तो ये हम थोड़ा इससे डिफर करते हैं, और हम खुद अंडरस्टैंड करते हैं पीएमबीओ को पढ़ने के बाद कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दोनों क्लोजली अलाइड हैं। बात वो कोई गलत नहीं कह रहा मैक्स वाइडमैन, सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी फर्क है। अननोन्स
after about the future may turn out to be either favorable or unfavorable. Lack of knowledge of future events constitute uncertainty. अगर हमें फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है उसका कोई अंदाजा नहीं है तो that constitutes uncertainty. Uncertainty is simply the set of all possible outcomes, both favorable and unfavorable. Now this is very very interesting. Uncertainty को कैसे उसने डिफाइन किया? उसने कहा इट इज सिंपली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. अगर मैं ये काम करूं तो क्या क्या हो सकता है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं ये काम करूं तो क्या क्या इम्कान है, उन सारे इम्कानों का हलवा बना के और उससे उसने ये फाइंड करने की कोशिश की कि मेरे कितने फीसद चांसेस हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा. मैं बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास एक सिक्का हो और आपने सिक्का उछालना हो और आपके पास क्या चांसेस हैं? जी बताइए. व्हाट आर द चांसेस? यस सर. सर हेड और टेल. हेड और टेल. हेड और टेल. हेड और टेल दो ही चांसेस हैं हमारे पास, या हेड आएगा या टेल आएगा. जी सर. इसका खड़ा तो हो नहीं सकता. तो अगर मेरे पास दो ही चांसेस हैं तो 50% चांस है हेड आएगा और 50% चांस है कि टेल आएगा. राइट. अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि फर्ज करें कि आपके पास 6 कॉइन्स हैं. ओके सर. 6 कॉइन्स हैं. अब आप बताएं आपके पास कितने रास्ते खुले हैं? सर उसकी 36 प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी. हाँ जी बिल्कुल. या मोर देन 36 हो जाएंगी. तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो 6 सिक्के उछाले जाएंगे उसमें 6 के 6 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 1/36. देखा, 1/36. अब मुझे ये बताइए कि अगर, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर ये 6 सिक्के अलग अलग उछाले जाए, एक मतलब मैं एक ही सिक्के को 6 दफा उछालूं तो ओके सर. 6 दफा हेड आने के क्या चांसेस हैं? सर उसके 6 की 6 बार हेड आने के चांस 1/6 सर. नो नॉट 1/6. 1/36 ही रहेंगे ना. 1/36. मैंने बात थोड़ी घुमा के की है ना आपके साथ. मैंने कहा 6 के 6 सिक्के इकट्ठे उछाले जाएं तो सबका हेड आ जाए तो 1/36 सबका हेड आ जाए, वो 1/30. अब मैं कह रहा हूं कि एक ही सिक्का है उसको 6 दफा उछाला जाए, हर दफा हेड आए. वही बात कर रहा हूं मैं, कोई नई बात तो नहीं कर रहा. ठीक है सर. ठीक है ना जी. अच्छा, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है. राइट. अच्छा, अब ये जो मैंने अभी एक सिक्के वाली एग्जांपल की, इसका अभी ऑपरेशन मजीद करते हैं तो पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है. 1/36 वाला जवाब गलत हो जाएगा हमारा अभी. वो कैसे? ओके, मुझे ये बताएं कि 2 दफा सिक्का उछाला जाए तो हेड आने के क्या चांसेस है दोनों दफा? सर 25%. मतलब 2 सिक्के हो, अगर एक सिक्का हो, 2 दफा उछाला जाए, एक दफा 50-50 और फिर मतलब दूसरी दफा फिर 50-50, तो इसका मतलब है 50% हेड मल्टीप्लाइड बाई 50% हेड. तो मतलब 25% सर. 25%. अब जरा इसको 6 दफा करें. 50% इंटू 50% इंटू 50% इंटू 50%, 6 दफा करें. ओके सर. सो just 1 minute. 0.5 into सर 0.0078. जनाब अब समझ आई? जी सर. अब असल में हम लोग, आपने जो वो किया ना 6 इंटू 6 36, दैट इज नॉट फुल पिक्चर. देखें, हर कॉम्बिनेशन में आपका एक चांस है, एक 6 सिक्के उछाले अगर आपने, 6 सिक्कों में एक हेड आने का एक चांस है, 2 हेड आने के 2 चांस है, 3 हेड आने के 3
तीसरा चांस है, चौथा चांस है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी एक सिक्के के ऊपर हेड आने के चांसेस उतने कम होते चले जाते हैं, क्योंकि अगर से कि एक इधर आया है, अगली दफा हेड किसी और पे आ जाएगा, अगली दफा हेड किसी और पे आ जाएगा। तो जितनी दफा आप उसको करेंगे उतनी दफा 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दिस कम्स आउट टू बी, इसको जरा करें, कितना क्या फिगर निकला आपका? सर इसको मल्टीप्लाई कर दें 30 मतलब 0.0078 आया, परसेंटेज आई हुई है इसको कन्वर्जन के लिए 0.078, 0.007। 0.007, तो इसका अंदर 1000 से मल्टीप्लाई करें, नो सर कुछ मिस्टेक है, थोड़ा सा मुझे चेक करना है। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 तीन बार, इंटू 0.5 4 टाइम, इंटू 0.5 5 टाइम, इंटू 0.5 इज इक्वल टू सर 0.0156। शायद पहले मिस्टेक था, मैं इस पे कर रहा हूँ सर। इमरान भाई हैं अवेलेबल, कर रहे हैं आप साथ? मैं सुन रहा हूँ ये चीजें जो है ना मेरी रील से बाहर है। वाह जी वाह, ये अच्छा है। सर सर जहाँ स्टैट्स और मैथ्स आता है ना मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन फिर मैं इंजॉय नहीं करता। ओके, खैर जनरली स्पीकिंग आसान असूल मैं बता देता हूँ आपको। सर 0.0039 था जी सर। एक पॉसिबिलिटी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर। 1000 तो 1000 में से एक चांस निकल आएगा, वो निकलेगा 7 पॉइंट समथिंग। 1000 में से 7 पॉइंट समथिंग, तो 100 में से पॉइंट 7 बना ना। जी सर। जो वैल्यू आनी थी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना था, तो 15.625 आया। तो क्या मतलब? आपने बोला ना 0.5 को 6 दफा मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर वो दो। गलत किया ना हमने। हमने तो सीधा 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? हमें चाहिए था कि उसको क्या कहते हैं, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्या जवाब आया आपका? 0.015। नहीं यार, क्या कर रहे हो भाई, ये तो 2-3 दफा करने से ही आ जाता है। 0.00 वो सही कह रहे हैं। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 0.5 0.015 आएगा सर, बिल्कुल 0.0156 ना। 1015। इसका मतलब है जी सर। कि दिस इज 1.56%। हम तो कोई 1 in 36 कह रहे थे, तो ये 0.1 सॉरी 1.56% बन रहा है। जी सर। 100 में से 1.56% चांस बन रहा है आपका। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज में होने के जितने भी चांसेस हैं उनको फाइंड करने के लिए मैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास उसके सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक ओके है, सर। अभी तो 50-50 था। अगर फर्ज करें मैं एक डिसीजन ले रहा हूं जिसमें मुझे 5 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि 70% चांसेस हैं कि ऐसा होगा, और 20% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा, और 30% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा। तो मैं अगर सारी पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दूं 80 इंटू 70 इंटू 30, तो उससे मुझे उस पूरी ब्रांच, उस पूरे डिसीजन की पॉसिबिलिटी का पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो इट इज अ cumulative इफेक्ट ऑफ ऑल द डिसीजन। लेकिन लाजमी बात है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसके भी 100 में से 1 पॉइंट उतने परसेंट चांसेस थे होने के, जो भी कोई आपका रिजल्ट निकलेगा उतने फीसद चांसेस हैं होने के। ये कोई एश्योर्ड नहीं होता कि पहली दफा में ये रिजल्ट आ जाएगा, या दूसरी दफा में आएगा, या तीसरी दफा में आएगा। मगर जब आपको सर एक पता है। क्वेश्चन। जी जी जी, सर। ये बोले। जी सर। सर इसको सिंपलीफाई मतलब जो पहले वाला है, मैं अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, इट इज सेम लाइक सर आपने बोला कि 6 कॉइन अगर उछालेंगे हवा में तो उसका प्रोबेबिलिटी चले वो 6 हेड्स आने की सर, वो तो 1/36 हो जाएगी। मेरा ख्याल है और उसमें वो वो भी बात रॉन्ग है। वो बात भी सही है अपनी जगह पर। वन जी सर। वन
डिवाइडेड बाई 36 ना, वो बनता है जी सर। 0.28। हमारा जवाब क्या है? सर ये 0.156 सर। 0.15, थोड़ा सा फर्क है, वो बनता है 0.27 या जी सर। 0.028। जी सर। हमने कहाँ गलती की है, लेकिन 6 6 36 सर ये सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए। हम्म। 2 2 4 6 6 36, हाँ 0.027 आ रहा है। आई डोंट नो कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई गड़बड़ है जरूर। बट एनीवेज वो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 आप करके उस तरह से वहां तक पहुंचे, तो वो आपको एक्यूरेट। सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 6 टाइम मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर। एग्जैक्टली 6 टाइम्स हेड आने की। ओके सर। अच्छा, अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो आगे चल के वो डिसीजन ट्री वगैरह आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं समझना। अनसर्टेनिटी इज सिंपली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। इसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज होगी, नेगेटिव चीज होगी, वो भी शामिल हो जाएगी, और उसका कलेक्टिव, उसका फ्रूट मुझे पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे क्या निकलना है। Probability of those outcomes which are favorable may be viewed as opportunities, otherwise threat. ये मैन अपनी किताब में कह रहा है। ये देखें, उसने ये अननोन को बताया कि जी अगर फेवरेबल हो जाए तो वो अपॉर्चुनिटी है, अगर अनफेवरेबल हो जाए तो रिस्क है। लेकिन वेंचर जो हमारे प्रोजेक्ट का है वो अपने आउटकम की तरफ जा रहा है, हम उसको फेवरेबल की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। अननोन की अनसर्टेनिटी को फेवरेबल की तरफ घसीटेंगे तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अगर वो ड्रैग होके अनफेवरेबल की तरफ चला गया तो रिस्क बढ़ेगा। अच्छा, ये भी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हर रिस्क में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें दूसरा एलिमेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिक्का उछालने में बराबर बराबर था तो 50-50 चांस था, अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था। अब अगर से कि मैं कहता हूं कि इस चीज के चांसेस 80% हैं कि ऐसा होगा, तो 20% ये भी तो है कि ऐसा नहीं होगा, तो हम उसको फेवरेबल की तरफ खींच के ले जाना चाहते हैं। जो जो रिजल्ट हम हासिल करना चाहते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी? और जो चीज हमें सूट नहीं करती उसको घटाने की कोशिश करते हैं। तो गोल हमारा क्या है? प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन इज टू मूव अनसर्टेनिटी अवे फ्रॉम रिस्क एंड टूवर्ड अपॉर्चुनिटी, या अवे फ्रॉम थ्रेट एंड टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी। Just as risks are associated with pursuing opportunities, so opportunities also flow from encountering threats. Many risks, with a little foresight and ingenuity, be turned into opportunity. Risks are often ignored and such opportunities are overlooked. हम अपॉर्चुनिटीज को अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं। अपॉर्चुनिटीज को, जैसे हम बहुत अभी हमने स्टैंडर्ड में भी बार बार पढ़ा कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में पूरा टाइम देना चाहिए। Goal of risk management is to move uncertainty away from risk and toward opportunity. ये मैं उसकी वाइडमैन की जुबान में बात कर रहा हूँ। Net project risk, the cumulative net effect of the chances of both adverse and favorable consequences affecting project objectives is called net project result. मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट कितना रिस्की है, उसके सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव रिस्क अगर जमा कर लिए जाएं तो मेरा कम्युलेटिव रिस्क निकल आता है पूरे प्रोजेक्ट का। रिस्क जो है, दे आर कंसिडर्ड हाईली चांसी एंड हैजर्डियस। रिस्क आर सो कॉमनप्लेस इन एवरीडे लाइफ, वी टेक अ चांस तो हम इंक्रीज करते हैं अपने रिस्क को, वी टेक अल्टरनेटिव रूट्स तो हम रिस्क को रिड्यूस करते हैं और ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। वी एडमोनिश आवर चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग नियर द रोड। ये हम क्या कर रहे हैं? हमने बच्चों को रिस्क आइडेंटिफाई करके दिया और उन्हें रिस्क अवॉइडेंस बताई कि तुम सड़क पे नहीं जाओगे, ये सड़क है, इस पर गाड़ी चलती है, तुम्हें चोट लग जाएगी, सड़क पे ना जाओ। तो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करके उन्हें रिस्क अवॉइडेंस दिया। वी टीच देम हाउ टू क्रॉस द रोड और डायरेक्ट देम टू स्कूल क्रॉसिंग गार्ड। इधर हमने रिस्क असेसमेंट की और प्लान किया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे शिफ्ट की जा सकती है स्कूल गार्ड के ऊपर। फिर वो गार्ड उन्हें पास करवाने का, सड़क पार करवाने का जिम्मेदार होगा। तो ये हमने रिस्क क्या किया? रिस्क को असेस करने के बाद रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। वी आस्क देम हाउ दे गॉट ऑन। जब वो वापस आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कैसा दिन गुजरा, सड़क कैसे क्रॉस की थी।
तो दिस इज इंफॉर्मेशन फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन। अगर बच्चा बताया कि जी मैं तो बीच में ऐसे ऐसे करता जा रहा था, आप उसे समझाते हैं कि पहले दाएं देखो बाएं देखो और फिर करेक्टिव एक्शन, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। उसके बाद वी मेक अ मेंटल नोट फॉर फ्यूचर। आइंदा के लिए और बच्चों को बताने और समझाने के लिए और लोगों को बताने के लिए मैं अपने दिमाग में ये बात महफूज कर लेता हूँ, मैं एक डेटाबेस में ये बात लिख लेता हूँ कि आइंदा किसी को बताना हुआ तो मैं ये बात ऐसे समझाऊंगा। ये बिल्कुल उसने डेली लाइफ के स्टाइल के अंदर उसने ये रिस्क मैनेजमेंट करके दिखाई आपको, इस एक छोटे से रिस्क की कि बच्चा स्कूल जा रहा है और उसने सड़क क्रॉस करनी है। रिस्क प्रोसेसेस आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल प्रोसेसेस, input, process, output, and feedback loop, but they deal with uncertainty, probability, unpredictability, and contingent planning. Management implies complete control of events, but risk management is advanced preparation for possible future risk. क्राइसिस मैनेजमेंट एक चीज होती है, एक एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग है। मैं क्राइसिस को बाद में एड्रेस करूंगा, लेकिन क्राइसिस क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस इज कि जब रिस्क हैज हैपेंड, मतलब मैं इसके क्राइसिस के लफ्ज से एग्री नहीं करता, मैं ये कहता हूं इश्यू मैनेजमेंट। व्हेन अ रिस्क हैज हैपेंड देन वी रिएक्ट टू इट, देन इट इज अ प्रॉब्लम और इट इज अ इशू। तो मतलब ये है कि जब एक रिस्क अक्कर हो जाता है, हम रिस्क को तो नहीं रोक सकते, गुजर गया, लेकिन कोई तबाही करके चला गया, अब हम उसकी तबाही को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ये इशू मैनेजमेंट। अच्छा, मैं तो फर्क और बताना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप रिस्क में और हैजर्ड में फर्क करें। मैक्स वाइडमैन ने इन दोनों में फर्क नहीं किया। आपने देखा पीछे इसने अपनी रिस्क की डेफिनेशन में लिखा हुआ था हैजर्ड। तो मैं इसे थोड़ा डिफर इस तरह से करूंगा कि हैजर्ड में और रिस्क में फर्क होता है। हैजर्ड में कुदरती एलिमेंट ज्यादा है, कोई तूफान आ जाएगा, जंग हो जाएगी, आतिश फिशा फट जाएगा, दैट काइंड ऑफ ह्यूज थिंग्स व्हिच आर नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ एनीवन, वो गॉड कंट्रोल्स इट, एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं। तो ऐसे हैजर्ड जो मैन मेड हैजर्ड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब आपने एटम बम फाड़ दिया, दैट इज अ मैन मेड हैजर्ड। लेकिन हैजर्ड बहुत बड़ी तबाही लेके आता है, और जब वो तबाही लाता है तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट उसकी औकात में भी नहीं आते। मतलब एक लावा आएगा तो वो सब कुछ खा पी जाएगा, सब कुछ बहा के ले जाएगा, सब कुछ जला देगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रोजेक्ट की क्या औकात है कि वो इस हैजर्ड के सामने खड़ा रह सके। बेशक मैं कितना भी बड़ा कोई करतब ना दिखा दूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा उस वक्त। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये मैं कर सकता हूँ कि अगर मुझे पता है यहाँ आतिशफिशा फटने वाला है, मैं वहां से दौड़ जाऊं, मैं अपना सेटअप लेके किसी जगह पे चला जाऊं जहां उसका असर ना आए। अवॉइडेंस तो मैं कर सकता हूं। तो ये हैजर्ड और चीज है और रिस्क और चीज है। रिस्क जो है ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो हैजर्ड है ये मेरे प्रोजेक्ट क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर एग्जिस्ट करता है, और इसका क्वांटम कहीं बड़ा है, और मेरे में मजाल ही नहीं है कि मैं उसका इलाज सोच भी सकूं। मेरी औकात ही नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं हैजर्ड को मैनेज करने की बातें करूं। तो बराए मेहरबानी हैजर्ड को मैनेज करने की कोशिश ना करें। जिस तरह जब एक रिस्क अक्कर हो जाता है तो वो इशू बन जाता है और फिर हम इशू को मैनेज करते हैं, इसी तरह जब एक हैजर्ड अक्कर हो जाता है तो क्राइसिस क्रिएट होता है, उस क्राइसिस को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। क्राइसिस मैनेजमेंट इज अ रिएक्टिव मोड, वी रिएक्ट। अब क्या करें, लोग मरे पड़े हैं, तूफान, बुरी हालत है, सामान तबाह हो बर्बाद हो गया है, हम सामान उठाते हैं, हम लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं, उनकी मदद करते हैं, दिस इज क्राइसिस, राइट। और एंटिसिपेशन और प्लानिंग जब करते हैं, मतलब जब हम प्रोएक्टिव होते हैं, हम कहते हैं अच्छा क्या होने का इम्कान है, अच्छा यहाँ पे आतिश आने का इम्कान है, हम जगह चले जाते हैं, इधर से कहीं अवॉइड कर जाते हैं, वो प्रोएक्टिव होगा। लेकिन अगेन आई वुड से दीज आर नॉट गुड एग्जांपल्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हैजर्ड एंड क्राइसिस। तो ये आतिश फिशा और ये तबाहियां और ये और वो, दे मे बी ट्रीटेड एज हैजर्ड, और हम इतनी बड़ी चीज को अपने प्रोजेक्ट में नहीं लाते। आप कहते हैं जी जल्जला आया था तो इन्होंने बिल्डिंग कोड चेंज कर दिया इस्लामाबाद का, अब वो कहते हैं कि जनाब आप अपनी जो भी बिल्डिंग बनाएंगे वो इतने रेक्टर स्केल के हिसाब से बनाएंगे।
कि उसे कोई असर ना पड़े। आई एग्री विद यू कि आपको गवर्नमेंट इस तरह के रूल बताएगी, लेकिन मुझे ये बताए ना जरा कि अगर उतने ही रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आए लेकिन आपके नीचे जमीन फट जाए तो आपकी बिल्डिंग कहां जाएगी? वो आपने एक चांस लिया ना कि जब वो ज़लज़ला आएगा तो मेरे नीचे नहीं आएगा बिल्कुल, और मेरी बिल्डिंग हिलेगी। तो हिलने के लिए मैंने एक हद तक प्रोटेक्शन बिल्ड कर दी। अगर उस हद से बड़ा ज़लज़ला आ गया तो भी मेरी बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उससे भी कम ज़लज़ला आया लेकिन मेरे नीचे की जमीन ही खिसक गई तो मेरी बिल्डिंग तो जाएगी ना। वो रेक्टर स्केल तो नहीं बचाएगा मेरी बिल्डिंग को। इसका मतलब है कि मैंने रिस्क को कुछ कम तो जरूर किया लेकिन खत्म नहीं किया, और ये रिस्क नहीं था, ये तो हैजर्ड था। तो हैजर्ड थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दे सकता है मुझे, मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। अब कश्मीर में ज़लज़ला आया और आपने देखा कि वहां कितने प्रोजेक्ट चल रहे थे, कहां गए वो प्रोजेक्ट? एक स्कूल बन रहा था, कुछ और चीज हो रही थी, गांव में ये हो रहा था, वो हो रहा था। वेयर व्हाट हैज हैपेंड टू देम? वेयर आर दोज प्रोजेक्ट्स? दे आर नो मोर टू बी सीन। वो सफाई हस्ती से मिट गए। वो पूरा पूरा स्कूल जमीन में धंस गया, कोई बंदा ही नहीं बचा। तो आप कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट। हाउ कैन द प्रोजेक्ट मैनेजर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हैजर्ड? ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हैजर्ड। दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, and therefore that is not included in your planning. Although if you can take certain measures like earthquake proofing or ye wo, yes of course you can do that, but at the same time you have no, आपकी कोई औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है कि आप हैजर्ड के साथ टकरे। गॉट इट जी? और इससे रिलेटेड एक और टर्म आती है, उसे कहते हैं डिजास्टर। व्हेन अ हैजर्ड अकर्स, तो वो सिचुएशन डिजास्टर सिचुएशन होती है। और उसके बाद जो हम अपने आप को पैसिफाई करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। सो आई वुड से कि हैजर्ड आता है, डिजास्टर अकर करता है, और डिजास्टर को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्राइसिस मैनेज करते हैं, राइट? सो दिस इज द साइंस जो कि ये अपना इन बड़े लेवल पे चलती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो वर्ल्ड बैंक वाले और ये दूसरे WHO वाले और ये सब कुछ डिजास्टर के कोर्सेज कराते हैं, आई फुली डिसएग्री विद देम। वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती व्हाट इज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क तो क्या कहते हैं, हैजर्ड का बच्चा भी नहीं है। रिस्क की तो औकात ही नहीं है हैजर्ड के सामने खड़े होने की, और आप बातें डिजास्टर की कर रहे हैं और उसकी रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो कोई मुझे ये समझा दे कि वो क्या अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोसेस को रिस्क की रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, या वो कुदरती हैजर्ड की रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मगर ये है कि वो फार्मूला यही है, रिस्क वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, थोड़े से उसमें कुछ टांके और लगा देते हैं। एनीवेज वो एक अलग ही साइंस है, एक अलग ही किताब है। मतलब मैंने ये जो यूनाइटेड नेशंस और इस किस्म, इससे ज्यादा नाअहल इदारे कोई भी नहीं देखे। आप यकीन करें कि कोई आई डोंट नो कहां से वो लोग ये रूल्स बनाते हैं और तरीके बनाते हैं, और हम जैसे गरीब मुल्कों के सर पे थोप देते हैं, जबकि उनको खुद नहीं पता होता कि ये क्या चीजें वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। एनीवेज जी, आगे चलते हैं जी। कंसिडर यू आर एट रिस्क ऑफ बीइंग शॉट एट। यू हैव 4 ऑप्शंस। I may not fully agree with what the scenario he has painted, but let's see what he says. कहता है कुछ रिएक्टिव आपके रिस्पॉन्सेज होंगी। मिसाल के तौर पे गोली चलने पे यू कैन मूव टू अवॉइड द बुलेट, अगर आप बच सकते हैं तो बच जाएं। यू कैन डिफ्लेक्ट द बुलेट, अपने सामने कोई चीज रख लें और उससे वो गोली टकरा के कहीं और चली जाए, आप किसी चीज के पीछे छुप जाएं और वो गोली उसे टकरा के निकल जाए, दैट इज डिफ्लेक्शन। एंड यू कैन रिपेयर द डैमेज डन बाय द बुलेट। आपको गोली लग जाती है, बाद में आप उसका इलाज करा लें। और प्रोएक्टिव क्या हो सकता है कि यू कैन टेक स्टेप्स टू अवॉइड बीइंग कन्फ्रंटेड बाय द पर्सन विद अ गन। ये अकलमंदी वाला काम है। आपको नजर आ गया कि उस बंदे के हाथ में गन है, तो आप उस बंदे का आमना सामना करते ही क्यों है? आप ऐसी सिचुएशन में ही ना जाएं, उस रिस्क वाली सिचुएशन में ना एंटर हो जहां वो बंदा फिर रहा है बंदूक लेके। द पॉइंट इज
एट नो टाइम आर यू इन कंट्रोल ऑफ द बुलेट। ये जितने भी रिएक्शंस हैं या प्रोएक्शन है, इसमें बुलेट आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं आई। इसका मतलब वाजे तौर पे ये है कि रिस्क इज नॉट इन योर कंट्रोल। रिस्क जो होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर से आता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए तो वो रिस्क है। और आपने रिस्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बुलेट का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके होने के जो होने वाला नुकसान है उसको बचा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या किया, आपने बुलेट प्रूफ पहन लिया, आप किसी चीज के पीछे छुप गए, आप उस रास्ते से हट गए, ये सारे आपके एक्शन है। तो ये चीज होगी जी। A risk should only be taken when the potential benefit and chances of winning exceed the remedial cost of an unsuccessful decision and chances of losing by a satisfactory margin। मतलब आप देखते हैं कि गोली लग गई तो क्या होगा और ना लगी तो क्या होगा। लग गई तो जान भी जा सकती है, दवाइयां और उनकी कॉस्ट भी पड़ सकती है। और अगर मैं इससे बचने के लिए इतने लाख रुपए खर्च कर दूं, क्या ये फीजिबल है, मैं ला सकता हूं? भाई अगर आपके पास नहीं है उतने लाख रुपए तो फिर आप मजबूर हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर वाकई उसकी रेमेडियल कॉस्ट आप पे कर सकते हैं और वो इस काबिल है कि उससे चांसेस कम हो सकते हैं, अगर फीजिबल है आपके लिए तो करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। Therefore, the risk taker should obtain realistic answers to questions such as why should the risk be taken? मैं इस रिस्क को क्यों फेस करूं? क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मेरी कामयाबी के या फेलियर के कितने चांसेस हैं? व्हाट कैन बी डन इफ द डिजायर्ड रिजल्ट इज नॉट अचीव्ड? जो मैं समझ रहा हूं वो ना हो, कुछ और हो जाए। इज द पोटेंशियल रिवार्ड वर्थ द रिस्क? मैं जो इससे बच जाऊंगा और उससे मुझे कोई फायदा होगा, क्या वो फायदा इस नुकसान से ज्यादा बड़ा है? ठीक है जी। तो ये सब सवाल आपको अपने आप से करने पड़ेंगे। रिस्क एलिमेंट्स दैट टेंड टू अट्रैक्ट and are determine the response attitude of decision maker include potential frequency of loss। ये जो गोलियां क्या रोज चलती हैं या बस वन टाइम इवेंट है, या हर 1 घंटे बाद गोली चलती है? क्या चक्कर है, कब ये रिस्क कब अक्कर होने के चांसेस कब होते हैं? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं रोज सुबह सुबह जब धूप निकलती है तो ये वाला रिस्क उस वक्त अक्कर होने का चांस ज्यादा होता है, या इंफ्रारेड लाइट जो है वो सुबह इतने बज के इतने मिनट पर ज्यादा होती है, या वट अमाउंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ये जो आपको कोई बता रहा है कि ये काम इस वक्त ज्यादा होता है, ये कितना रिलायबल डाटा है, इस पे बड़ा मैटर करता है। हो सकता है रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसका डाटा जो आपको दिया जा रहा है वो तकरीबन हो, तो यू कांट रिलाई ऑन दैट, यू कांट रिलाई ऑन दैट। पोटेंशियल सिविरिटी ऑफ लॉस, कितना नुकसान हो, क्या इस रिस्क को किया जा सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा किया जा सकता है, और एडवर्स पब्लिसिटी, ये जो काम हुआ तो हमारी साख पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक अस्पताल में एक बंदे के मरने के चांसेस हैं, अगर वो बंदा मर गया तो वो तो मर गया, किस्मत की बात है, लेकिन बात यह कि हमारे अस्पताल की साख पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसको वो ट्रीट नहीं कर सकते वो कहते हैं अगले अस्पताल में ले जाए, अगले अस्पताल में, ताकि मरे तो वहां जाके मरे। आपकी साख पे उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिस्क से आप उसका इलाज नहीं कर रहे। एबिलिटी टू मेजर दी कंसिक्वेंसेस, क्या हम इससे होने वाले जो नतायज हैं उनको फेस करने के लिए तैयार हैं? और जिस पैसे से हम इसको एनकाउंटर करने की सोच रहे हैं, वो पैसा आ कहां से रहा है, किसका पैसा है, वो दे भी देगा? तो ये वो जनरल क्वेश्चंस हैं जो डिसीजन मेकर ने करने हैं रिस्क के हवाले से। गुड वेज टू मिनिमाइज अनवारंटेड ऑप्टिमिज्म, prejudice, ignorance or self-interest include responding to following questions। prejudice होता है कि मैं वही जो मैंने बात की थी ना आपको कि हमारा इंक्लिनेशन होती है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ,
कुछ लोग बिला वजह के ऑप्टिमिस्ट, नहीं जी नहीं, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ऐसा अल्लाह करम करेगा, ये अक्सर डायलॉग होता है, अल्लाह करम करेगा, कुछ नहीं होता। खुदा का ठीक है, खुदा बिल्कुल करेगा, बिल्कुल उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको भी कोई हाथ पांव हिलाने की इजाजत है ना, और हिलाएं, आप अपने हाथ हिलाएं, जो अल्लाह ने करना है वो अल्लाह कर लेगा, आप अपनी काम तो करें ना। हम लोग इससे बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करना, अल्लाह ही आगे करेगा। वो उसके बारे में एक दफा कहते हैं कि जी मतलब एक जोक है, आई डोंट नो, कुछ लोग इसको पसंद नहीं भी करते। वो कहते हैं एक दफा कोई फरिश्ता गया खुदा के पास कि जी ये फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई है, कुछ करें, बड़ी तबाही होने वाली है। अल्लाह ने नहीं कहा कि कोई बात नहीं, खैर है, हो जाएगा। फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो फिर फरिश्ता गया कि जी वो तो बहुत बहुत तबाही होने वाली है। अल्लाह ने क्या, खैर है, कोई बात नहीं। उसके बाद ना पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग शुरू होने लगी, तो फिर वो क्या फरिश्ता कि वो पाकिस्तान पे तो हमला होने वाला है, तो गॉड कहते हैं कि जी मेरा घोड़ा लाओ, मेरी तलवार लाओ, उन लोगों ने तो मेरे पे छोड़ रखा है, मुझे ही जाके लड़ना पड़ेगा उनकी जंग को। मतलब दिस इज जस्ट अ जोक। मेरा कहने का मकसद ये है कि डोंट काउंट टू मच ऑन द डाइटी। बेसिकली आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम, आपकी जिम्मेदारियां हैं खुद से कुछ करना, सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ के ना बैठ जाए। ये तो ज्यूज करते थे, अल्लाह ही रोटी हमारे मुंह में डाल दे, हम तो काम नहीं करेंगे। तो इसके बारे में वो हजरत अली वाली एग्जांपल भी बीच में है। वो कहते हैं कि जी कि किसी ने पूछा जी आप इंसान के बस में क्या है, उन्होंने कहा एक टांग उठा ले, उसने उठा ली। उसने कहा दूसरी भी उठा ले, वो कहता वो तो मैं नहीं उठा सकता। कहता क्यों? कहता मेरे बस में नहीं है। कहता बस इतना ही तेरे बस में, तुम एक ही टांग उठा सकते हो, ठीक है जी। बाकी किसके बस में? बाकी कुदरत खुदा के बस में। जो आपके बस में नहीं है वो उसके बस में। आप जितना कर सकते हैं उतना आप करें, वो जो कर सकता है वो करेगा। वो कहते हैं ना, डू यूर बेस्ट एंड लीव रेस्ट टू गॉड। अपनी सी कोशिश तो पूरी कर लो, देन लीव द रेस्ट टू गॉड। ओके, उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। वो कहते हैं हैज इट बीन डन बिफोर, क्या पहले हम ऐसी सिचुएशन से कभी गुजरे, इससे मिलती जुलती सिचुएशन से? अगर गुजरे हैं तो इससे कितना मिलता जुलता माहौल था? हाउ क्लोज इज द एनोलॉजी? ये देखें, ये क्या कह रहा है कि अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जाके चेक करो, ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ हमारे साथ, अगर हुआ तो कितना करीब तरीन मौका था वो। और फिर सीक आउट कोलैबोरेटिव एविडेंस, अगर ऐसा कुछ हुआ है या उसकी कोई नॉलेज मौजूद है तो ट्राई टू फाइंड इट आउट, स्टडी दैट, गेट पर्सनल इंटरव्यूज विद दोज विद द एक्सपीरियंस, जो उस माहौल से, उस इवेंट से गुजरे, उस रिस्क से गुजरे हैं, उन लोगों से जाके मिलें और उनसे उनके तजर्बात शेयर करवाएं। ऑब्टेन अल्टरनेटिव ओपिनियंस, उस पर देखें कि और इसके साथ और क्या क्या हो सकता है। इंसिस्ट ऑन रिटर्न असेसमेंट, क्वांटिटेटिव इफ पॉसिबल, एग्जैक्टली बताएं जी कितना नुकसान हुआ था, क्या हिसाब किताब था। तो जितना ज्यादा डिटेल में डाटा इकट्ठा करते हुए आप एक्यूरेट डाटा उठा सकते हैं, उतना आपके लिए बेहतर है। आप उतना बेहतर तरीके से अपने ऊपर आने वाले रिस्क को हैंडल करने के काबिल होंगे। There is never enough time to do it right the first time, but time enough to do it over if it is wrong. ये अगेन बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट बात है कि पहली दफा आप जितनी भी तैयारी करने के जी अब मैं पक्का तैयार हूं, अब कुछ नहीं होगा, देन सम अनसर्टेनिटी विल अकर, क्योंकि आप तो खुदा तो नहीं है ना, आप कोई फोरकास्ट तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली 100% जो मैंने कह दिया वही होने वाला है। वो तो खुदा जानता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ आपको नजर आ रहा था उसके ऊपर आपने टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज अपनी दूरअंदेशी को भी इस्तेमाल किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होने का इम्कान फिर भी बाकी रहता है जो आपने सोचा भी नहीं था। सो देयर इज नॉट एनफ टाइम, नेवर एनफ टाइम टू डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। लेकिन जब वो अनसर्टेनिटी जो कोई भी है वो सामने आ जाएगी तो फिर हम अगली दफा उसको संभाल सकते हैं, उस तरह की सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, लोग ये कहते हैं कि जी जब फिर भी रिस्क ने आनी है, मैं जितने मर्जी रिस्क सोच लूं एक नवा ही रिस्क आ जाता है, तो फिर मैं क्यों वक्त जाया कर रहा हूं, फिर जब रिस्क अकर होगा फिर देखा जाएगा। देखें, इसमें बात यह है कि जितने ज्यादा रिस्कों को आप आइडेंटिफाई करेंगे
practically you are protected from those risks automatically, and by the mere fact that you know that this can happen, and you will be, आप उसके बारे में अगर ना भी कोई रिस्पॉन्स बनाए तो एटलीस्ट यू आर अवेयर. इतना इतना भी काफी है कि कम अज कम आप उन चीजों के बारे में अवेयर हैं. अगर वो रिस्क आपके आके टकराया भी तो आप कहेंगे अच्छा हाँ यार ये इतनी जोर से चोट लगेगी, इतना तो अंदाजा होगा ना. अगर टाइम ना भी हुआ कुछ करने का तो कम अज कम यू विल बी प्रिपेयर्ड. वेयर एज एक आदमी जिसने इसके बारे में सोचा नहीं उसको सरप्राइज मिलेगा. और मैंने आपको एक पहले एग्जांपल भी दी थी कि जुबान के नीचे दांत आए तो दांत में जुबान आ जाए तो इतनी दर्द क्यों होती है. हम खुद करते हैं तो दर्द नहीं होती बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड. वो सरप्राइज होता है, वो रिस्क होता है. और जब वो रिस्क अक्कर होता है तो बहुत तकलीफ होती है बिकॉज वी डोंट नो, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है. एग्जैक्टली उस तरीके के साथ दानिश और अकल का तकाजा है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट. सम टिपिकल प्रोजेक्ट रिवार्ड जो बेनिफिट्स होते हैं वो कौन से हो सकते हैं. अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, कम अज कम रिसोर्सेज में रहते हुए ज्यादा काम करना. एडवांसिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट, मीटिंग अ रिक्वायर्ड एंड डेट और इंप्रूविंग अ स्केड्यूल, enhancing profitability, increasing a budget or schedule contingency, saving money or offsetting a fiscal variance, improving the firm's market position or ensuring customer satisfaction. तो मतलब ये क्या हो रहा है. ये वो चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, या फॉर दैट मैटर जो मेरा नेगेटिव इंपैक्ट था उस रिस्क को दूर करके मैं इनमें से कोई बेनिफिट उठा सकता हूं. तो टिपिकल प्रोजेक्ट रिवार्ड्स इस किस्म के हो सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज हमें इस डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं. जैसा कि इसने पहले कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम प्रोजेक्ट की नेगेटिविटी को घटा के पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं. हम प्रोजेक्ट को उसके थ्रेट्स से निकालकर मोड़ के अपॉर्चुनिटीज की तरफ मोड़ें. यही एक आदमी की प्रोजेक्ट में कोशिश होनी चाहिए. टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मेक द बेस्ट डिसीजन given the state of knowledge, even so it may not work out. अब परेशान ना हो, आप अपनी अकल के मुताबिक बेहतरीन फैसला करें. मतलब ये क्या किया आपने, यू हैव डन योर बेस्ट, राइट, एंड लीव रेस्ट टू गॉड. इट मे नॉट वर्क, ऑल राइट, बट यू, आपको कम से कम इस बात की जो तसल्ली है ना कि आप जो कर सकते थे आपने किया. अदरवाइज आप ये सोचते रहते काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता. अब जो आपने सोचा था वो कर लिया, फिर भी मतलब हल नहीं हुआ. कुछ लेसन लर्न हो जाएगा आइंदा के लिए, बट स्टिल यू मस्ट एक्ट अपॉन इट. डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड डिसीजन एंड अ गुड आउटकम. हो सकता है आपका फैसला तो बहुत अच्छा था लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई कि रिस्क के अंदर से एक और रिस्क निकल आया, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गई कि यू कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, बट योर डिसीजन माइट स्टिल बी गुड. जो आपने डिसीजन लिया था उस सिचुएशन में रहते हुए, दैट माइट स्टिल बी गुड. सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू बी सर्टन ऑफ अ गुड आउटकम, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड आउटकम बाय मेकिंग गुड डिसीजंस. आप जब अच्छे डिसीजन लेते हैं तो अच्छे आउटकम की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. कोई यकीन ही नहीं है कि आप लाजमी तौर पे कामयाब हो जाएंगे. कुदरत के हाथ में है कि वो जिस चीज को आप जितना इंटेंस समझते थे वो उससे 100 गुना ज्यादा इंटेंस निकला है. होता है ना, कभी हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, हाथ हमारा जल जाता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते इतना गर्म होगा. हमने कहा यार उंगली लगा के देखते हैं, उंगली लगाई तो हाथ चढ़ गया, ठीक ठाक चढ़ गया. इसका मतलब है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने जो एक्शन लिया वो हमने गुडविल में लिया, हमने टू द बेस्ट नॉलेज लिया वो डिसीजन. लेकिन वो कहते हैं कि क्या मैन थिंक्स एंड नेचर डिस्पोजेज, ऐसे कुछ मुझे याद नहीं आ रहा इस तरह का मुहावरा है कि बंदा काम करता है और अल्लाह उसको सजा और सजा देता है. उसके साथ होता वो है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है. एनीवेज, सो अब ये मैक्स फ्राइडमैन कहता है जी डोंट टेक द रिस्क अगर ये सिचुएशन अक्कर करती है. अच्छा, अब ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये जनरल बातें हैं और ये बड़ी मजे की बातें हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज नॉट वेरी ड्राई नॉलेज लाइक स्टैंडर्ड को पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है. वो कहता था ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू लूज.
अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लूज नहीं कर सकती, डोंट टेक द रिस्क. The exposure to the outcome is too great. Situation or project is just not worth it. छड्डो प्रोजेक्ट नु, जान छोड़े. The ads are not in ads लिखा हुआ, odds are not in the project favor. तो पंगा लेने की जरूरत नहीं है. It is no more than a fair bet. ये बिल्कुल एक तुक्का है, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि हम कामयाब होंगे भी कि नहीं. हम कहते हैं सिर्फ करके देखते हैं. नहीं, ऐसे नहीं बात बनेगी. करके देखने में नहीं. The benefits are not identified. हमें पता है कोई नहीं हम क्या बेनिफिट लेने जा रहे हैं और बस चल पड़े हैं. ये भी नहीं करना. There appears to be a large number of acceptable alternatives. The greater the number, the more the uncertainty. याद रखिएगा, अगर आपके पास किसी चीज के बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल हो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, उनकी तमाम की प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और नेट रिजल्ट में आपको छोटी सी रकम, छोटी सी एक प्रोबेबिलिटी मिलती है. इसलिए ये इस गलतफहमी में ना रहिएगा. अमूमन लोग वो जो सिक्के वाली एग्जांपल है उसमें कहते हैं जी 50% चांस है जी हमारे पास दूसरी दफा सिक्का क्या आएगा 50%. भाई आपसे ये नहीं पूछा कि दूसरी दफा में कितने फीसद चांसेस हैं, आपसे पूछा कि कितने चांसेस हैं. इसका मतलब है कि पहली दफा भी हेड आने का और दूसरी दफा भी हेड आने का, तो वो फिर 50 नहीं रहेगा, वो 25% हो जाएगा. तीसरी दफा और कम, चौथी दफा और कम. द रिस्क डज नॉट अचीव अ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. अगर ऐसी बात है हमारे स्कोप, प्रोजेक्ट स्कोप, टाइम और कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा, तो ऐसे रिस्क का भी कोई फायदा नहीं है. मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को इंप्रूव नहीं कर रहा उसका कोई फायदा नहीं. एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द बेसलाइन assumption इज नेगेटिव or is negative with small changes in assumptions. Data is unorganized without structure or pattern, तो फिर भी हमें शरारत नहीं करनी चाहिए. There is not enough data to compute the results, तब भी नहीं करना चाहिए. और a contingency plan for recovery is not in place should the results prove to be less than satisfactory. हमारी contingency ही सही तरह से नहीं डिजाइन हुई है तो भी हमें इस रिस्क में नहीं पड़ना चाहिए. तो ये चंद सिचुएशंस उसने बताई कि इन सिचुएशंस में आप रिस्क के साथ पंगेबाजियां मत करें. These are just rules of thumb. Role of project risk management is not an optional activity. ये कोई ऐसा नहीं है कि चलो छोड़ो परे. No, not at all. वो जब मैं पहले भी अभी आपको बता रहा था कि अगर ऐसा हो तो आप रिस्क ना लें, इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट ही ना करें ना भाई. मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बस खड़े होकर देखते रहे. खड़े होकर देखेंगे तो वो जो तूफान आ रहा है वो तो आपको काटेगा. इट इज एसेंशियल टू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेज. अगर प्रोजेक्ट मैनेज करना है और फीजिबल है तो फिर तो उसके रिस्क देखने पड़ेंगे. इट शुड बी अप्लाइड टू ऑल प्रोजेक्ट्स एंड बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट प्लान एंड ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट. ये आपके प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा होना चाहिए. रिस्क इतना, और जैसे अभी आपने देखा जो आपका स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि हर नॉलेज एरिया के अंदर रिस्क घुसा हुआ है, उसकी जड़ों में इंटीग्रेट हुआ है. इस तरह होना चाहिए. Risk management is an integral part of every aspect of managing the project, every phase, every process group, and every knowledge area. I hope I am making sense. Unrealistic degree of uncertainty in all project management processes. तो मतलब जो अनसर्टेनिटी है आपके प्रोजेक्ट में वो सिर्फ एक जगह पे कहीं नहीं है या कहीं अलग नहीं पड़ी हुई है. दैट इज एक्चुअली विद इन द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर प्रोसेसेस हैं, काम है, बाकी चीजें हैं. तो जो अनसर्टेनिटी होगी या रिस्क होंगे उसके अंदर ही होंगे ना. वो क्वालिटी के अंदर होंगे, वो स्केड्यूल के होंगे, कॉस्ट में होंगे, स्टेक होल्डर में होंगे, मतलब दे विल बी रेलेवेंट एनीवेयर. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. अब ये नहीं है कि मैं क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं करता, खाली रिस्क मैनेजमेंट कर लेता हूं, ये भी काम नहीं चलेगा. रिस्क मैनेजमेंट अपना ही काम है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट छाया हुआ है सारे कामों के ऊपर, क्योंकि उसने हर काम के अंदर के रिस्क निकालने हैं. और डेफिनेटली स्केड्यूल और कॉस्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट है. रिस्क मैनेजमेंट एड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क टू द आउटपुट्स ऑफ दोज अदर प्रोसेसेस एंड एड्स टू देयर वैल्यू बाय टेकिंग रिस्क इनटू अकाउंट. रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हमें क्या वैल्यू मिलती है? अर्लियर द रिस्क्स आर रिकॉग्नाइज्ड, the more realistic the project plan will be. चेंज के बारे में हम ये बात कहते होते हैं कि चेंज प्रोजेक्ट की लाइफ में जितना जल्दी अक्कर करेगी उतना कम नुकसान करेगी.
अगर चेंज लेट टाइम में अकर होती है तो उस वक्त शायद हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। अगर एक पुल बन रहा है और अभी डिजाइन ही उसका बना है और अभी हमें एहसास हो गया यार इसमें तो गड़बड़ है, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे तो थोड़ा खर्चा होगा, कागज का या कंसल्टेंसी का ही खर्चा होगा ना। अब वो पुल बन चुका है, खत्म होने वाला है, फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं और हमें लगता है कि यार इसमें तो डिजाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। अब अगर वो फ्लॉ है तो हमें पूरा पुल गिरा के दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसकी कॉस्ट में और पहले वाली कॉस्ट में तो बहुत कम फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। Risk management continues to add value as project management processes and more information becomes available. Regularly review the balance between project flexibility and knowledge about project risk needs. Support continuous improvement of project risk management practices. ये मैं आपको बता रहा हूं जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड हुआ करता था प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का, उसमें काफी वजाहत के साथ ये चीजें दी हुई हैं। फिर वही बात कि जो पुअर परफॉर्मेंस है, एक्सपीरियंस ऑन मेनी प्रोजेक्ट रिवील पुअर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वो स्कोप, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। जो भी मसाइल रिस्क के होते हैं ज्यादातर इनसे रिलेटेड होते हैं और क्वालिटी हम इसलिए अलग से ट्रीट नहीं करते हैं, हम इनको जो ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं स्कोप, टाइम और कॉस्ट को कहते हैं, क्योंकि क्वालिटी विल बी डिपिक्टेड इन फॉर्म ऑफ स्कोप, टाइम और कॉस्ट। क्वालिटी का खुद तो कोई बेसलाइन है कोई नहीं इस वजह से, लेकिन हम इसको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में भी कभी शामिल कर लेते हैं। Shortcoming, many of these shortcomings are attributed to unforeseen events, which might or might not have been anticipated. ये unforeseen और foreseen है, for which the risks were not fully accommodated. क्या हम उसको foresee तो कर सकते हैं लेकिन इसके लिए रिस्क नहीं हमने accommodate किए थे, तो उसकी वजह से गड़बड़ होगी। ये जनाब वो जो इंटीग्रेशन पे हमने इतनी ज्यादा बातें पढ़ी, ये उस इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ये बात कर रहा है और ये मैक्स वाइडमैन बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि मैक्स वाइडमैन की किताब से ही इन्होंने ये नए स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज डाली है और उसी पे एक्सपैंड किया है। इश्यूज जो हैं इसके, मैनेजमेंट एटीट्यूड टू रिस्क, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वालिटी हो, रिस्क हो, इसमें मैनेजमेंट का कमिट होना जरूरी है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड होना जरूरी है कि रिस्क को कैसे हैंडल करना है। अगर मैनेजमेंट नहीं तैयार तो दिस इज द बिगेस्ट हर्डल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो सबसे बड़ी हर्डल है वो आपकी मैनेजमेंट का नॉन इंटरेस्टेडनेस। फिर लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, लोग रिस्क के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और वो उसी माइंडसेट में चल रहे होते हैं कि देखा जाएगा, या जो कुछ थोड़ा बहुत समझता है they are not confident about it, they lack confidence in the mathematical techniques. इमरान तुम्हारी तरफ आ रहा हूं मैं, lack confidence in the mathematical techniques। सब कुछ कर लेते हो और जब मैथमेटिक्स की बारी आती है तो बस हवा उड़ जाती है ना। जब पढ़ते हैं तो कर लेते हैं, वरना यू टर्न मारने की पूरी कोशिश करते हैं। अब क्या करें, हमारा नाम भी इमरान है। देखें बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें फेस करना है और समझना है। जिस चीज से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, उसी चीज को अटैक करें। ये तो कोई भी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल। और आप जब आप बता रहे हो कि जब आपकी नीयत होती है आप कर भी लेते हैं। सर मुझे तो लग रहा है कि जो है ना, ये जो आप पढ़ा रहे हैं, इतनी चक्कर चला रहे हैं, तो जितने रिस्क मैनेजर प्रोफेशनल हैं, हाँ जी, इनको तो जो है ना नजर बेटी से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, जो उसकी चिड़िया बताती रहती है। हाँ वो चिड़िया शायद मसूद, बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी में भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल है, रिस्क में भी सब प्रोबेबिलिटी है, स्केड्यूलिंग में भी प्रोबेबिलिटी है। आपकी तो पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भरी हुई है प्रोबेबिलिटी के साथ। एनीवेज, तो एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस वजह से होता है कि मैथमेटिकल टेक्निक से डरते हैं लोग। दूसरे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आएंगे उन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप कहें ये जो प्रोबेबिलिटी का ऐसा कैसे हो सकता है, मानता नहीं है दिल आपका। काफी हद तक लोगों का नहीं मानता कि यार ये प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, क्या भला है, ऐसी ऐसी नंबरों को इधर उधर करके मुझे दिखा रहे हैं। रिलायंस ऑन एग्रेसिव रिस्क टेकिंग, मतलब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं दफा करो यार, इतनी कैलकुलेशंस में कौन पड़े, बताओ किसको मारना है, मैं बंदूक लेके जा रहा हूँ उसको ऐसी की तैसी फेर के आ जाऊंगा। एग्रेसिव रिस्क टेकिंग, वो जो मैंने आपको मना किया था,
जिसके अंदर हम कहते हैं जी कि बस विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग और जाके अटैक कर दें रिस्क को, देखा जाएगा। नहीं, ये गलत है। या रिलायंस ऑन अनड्यू कॉशन, ये दूसरी एक्सट्रीम है कि जनाब नहीं ऐसा ना, छोड़ो परे, नहीं करते, बाद में देखेंगे, ये हो जाएगा। चीज को प्रोक्रास्टिनेट करते रहना, डिले करते रहना और अनड्यू कॉशन लेते रहना, ये बुजदिलों वाला बिहेवियर है। और वो जो है ना, वो जो रिस्क टेकिंग, एग्रेसिव रिस्क टेकिंग, ये पागलों वाला बिहेवियर है। वो जिस बंदे की खोपड़ी फिट नहीं होती ना, अंदर दिमाग सही जगह पे नहीं लगा होता, वो ये एग्रेसिव रिस्क टेकिंग करते हैं। और हमारे नौजवानों में अक्सर आपको ये वाला एटीट्यूड नजर आता है, एक तो नौजवानों में और दूसरा जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें। जो थोड़े समझदार होते हैं वो चीजों को एनालाइज करते हैं। इनहेरेंट रिस्क may simply be optimistically ignored. एक चीज है जिसको हमें पता है, नस्लों से होता आ रहा है, हम सबको पता है कि जब ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, और हम जनाब उसको इतना कॉमन प्लेस ले लेते हैं कि अच्छा यार ये तो नेचर है, ये तो नेचुरली होता है, छोड़ो परे, इसका क्या करना भाई, तुम थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो कोई तकलीफ हो जाएगी आप। ये जनाब उसकी इंटीग्रेशन उसने दिखाई, दरमियान में दिखाया रिस्क, और इर्द गिर्द उसने सारे नॉलेज एरियाज दिखाए उसके, सवाए स्टेक होल्डर के बाकी सब कुछ यहाँ नजर आ रहा है। स्टेक होल्डर इसलिए नजर नहीं आ रहा कि वो जो है उस जमाने में इजाद नहीं हुआ था। लेकिन आप ये देखें, इंटीग्रेशन के साथ लाइफ साइकिल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स का कनेक्शन है, कम्युनिकेशन के साथ आइडियाज, डायरेक्टिव्स और डाटा एक्सचेंज एक्यूरेसी का कनेक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ रिसोर्स अवेलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ सर्विसेज, प्लांट और मटेरियल्स की परफॉर्मेंस और प्रोक्योरमेंट का मसला है, कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव्स और रिस्ट्रेंट्स की बात है, टाइम के ऑब्जेक्टिव्स और रिस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स कह लें आप, क्वालिटी में रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स हैं, और स्कोप में एक्सपेक्टेशंस और फिजिबिलिटीज हैं। टू बी शॉर्ट, मतलब मुख्तसर बात की जाए तो ये जितनी कहानी अभी हमने स्टैंडर्ड के X5 वाले उसमें पढ़ी है, वो दरअसल इसके ऊपर बिल्ड हुई है। एग्जैक्टली यही अल्फाज आपको वहां पे नजर आते हैं, लाइफ साइकिल और एनवायरनमेंट और ये और वो, तो ये एग्जैक्टली यही चीज है। और थोड़ा सा आप उसको दोबारा जब जाके पढ़ेंगे तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। हमने देख लिया था ना जब हम पढ़ रहे थे, तो थोड़ी देर बाद हमें पैटर्न समझ आ गया था कि यार पहला पॉइंट तो हमेशा लाइफ साइकिल का ही होता है, दूसरा हमेशा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स का ही होता है, फिर प्रोसेसेस को एक एक करके लेता जाता है, और उसके अलावा अगर कोई खास चीज हो रही है तो उसको ले लेता है, और आखिर कंट्रोल और वो सारा हिसाब किताब हो जाता है। तो एग्जैक्टली दैट्स इट। सो फिर कहता है जी, अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क इज प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स ए। ये इसकी मैक्स वाइडमैन की किताब में भी थी, और रीटा मेलकेई की जो किताब है, जो किसने लिखी हुई है, वो जो इनकी रीटा वाली किताब है, उसमें भी एक बड़ी लंबी लिस्ट उसने प्रोजेक्ट रिस्क की उसके एंड पे दी हुई है। वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वही रिस्क आपके भी होंगे, लेकिन कम से कम आपके सामने एक लंबी लिस्ट लाके रख दे कि यार इनको मद्देनजर रख लेना, सोच लेना इनके मुताबिक, तो आपको कितनी बड़ी हेल्प मिल जाती है। नॉट ऑल ऑफ दीज रिस्क अप्लाई टू ऑल प्रोजेक्ट्स, बट मैनी डू। उनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे ध्यान में भी नहीं आनी थी और वहां लिखी हुई हैं। फेलियर टू मैनेज रिस्क कैन लीड टू सिग्निफिकेंट अननेसेसरी लॉसेस। पुअर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स शुड बी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। गुड रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस मेरा ख्याल है यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, और फिर हम कल के ऊपर इसको छोड़ देते हैं। मगर आप ये देखें कि ये जो मैक्स वाइडमैन और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कितने मजे के साथ इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। और अब चूंकि हम इतनी दफा चीजों को पढ़ चुके हैं और इतने डायमेंशन से पढ़ चुके हैं, तो अब हमें चीजें समझ भी आना शुरू हो रही है। क्या ख्याल है, आपको समझ आ रही है चीजें? जी जनाब। जी सर। इमरान, क्या सूरत हाल है? सर बिल्कुल जबरदस्त सूरत हाल है, 3-4 दफा पढ़ चुके हैं, हमें 3-4 दफा स्लाइड्स भी पढ़ चुका हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो मतलब ये कि आप अंदरों पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए जी, लेट्स कॉल इट अ डे देन। थैंक सर यू वो वेरी मच। प्रोबेबिलिटी वाला, सर वो जो प्रोबेबिलिटी वाला था ना इशू, वो जो आंसर सेम नहीं आ रहा था, हाँ जी। वो 6 into 6 36 सर वो रॉन्ग कर दिया था। 36 चांस नहीं है,
अगर एक 6 कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली अगर सर फ्लिप करेंगे तो उसके साथ 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 raised to power 6 एक्चुअली। 2 raised to power 6 मतलब एक पे हेड टेल आने का चांस है और अच्छा 6 है तो 2 raised to power 6, तो टोटल 64 हो जाएंगे। और जब हम 6 हेड आने का चांस 1/64 होगा, नॉट 1/36, तो वो आपका एग्जैक्टली 0.0156 बनता है। ओके 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 ठीक है। तो वो फिर आपका सेम सर जो आपने बोला ना 15 to 15 to 50 करके 6 टाइम्स, तो वो 0.0156 आएगा। तो सॉरी, तो इसमें भी सर वो फिर 64 जब कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 raised to power 6 के हिसाब से, तो 1/64 जब चांस आएगा तो 1/64 का आंसर भी 0.0156 आएगा सर। जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इसको। और अभी के लिए फिर खुदा हाफिज, टेक केयर जी, खुदा हाफिज। अल्लाह इंशाल्लाह सर।